नमस्कार दोस्तों, वन वीक स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए अति महत्वपूर्ण 2023 की वन वीक सीरीज आप सभी के साथ में पेश है। न्यू एडिशन है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रस्तावित वन वीक सीरीज सुपर वन वीक सीरीज है दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर। दोस्तों कौन सा पेपर है? फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर को भी पढ़ेंगे, थर्ड पेपर को भी पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों फर्स्ट पेपर की क्लास चल रही है, जिसमें ये पार्ट थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड बन चुका। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में 22वें सवाल से क्लास स्टार्ट रहेगी। हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने 21 तक सवालों को अच्छे तरीके से अध्ययन के साथ में डीपली अध्ययन के साथ में पढ़ चुके हैं दोस्तों। आपको समझा कर आगे बढ़ते गए और 21 सवालों तक कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। कुछ मोटिवेशन लाइनों के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं दोस्त, तो इंसान है अवतार नहीं। तू गिर उठ चल भाग और दौड़, तू हर बार गिरेगा दोस्त लेकिन हर बार नहीं दोस्त, तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं दोस्त, हर बार नहीं। इन मोटिवेशनल लाइनों के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 22वें सवाल से क्लास स्टार्ट हो रही है दोस्तों। अगर आप क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल पर पहली बार है, हमारे इस वन वीक स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी के सामने ये वन वीक सीरीज पेश की जाती है, जिस पर पहली बार है आप सभी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपके साथी जो कि कॉलेज में पढ़ता है उसके साथ भी इस सेशन को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वे भी अपनी तैयारी को 2023 की न्यू एडिशन की वन वीक सीरीज के साथ में कर पाए दोस्तों। ऑनलाइन माध्यम से बहुत ही अच्छा तरीका ऑनलाइन वन वीक सीरीज पढ़ने का। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना न भूले दोस्तों। सामान्य अपर्दन चक्र, सामान्य अपर्दन चक्र क्या होता है, इसके बारे में सवाल है कि सामान्य अपर्दन, अपर्दन का वैसे अर्थ होता है हास होना, किसी भी चीज का हास होना। जैसे कि मर्दा अपर्दन, मर्दा का हास होता है तो उसे हम मर्दा अपर्दन कहते हैं। हास यानी कि उसका बिखरना, इकट्ठा हुई मर्दा बिखरती है यानी कि हास हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। तो सामान्य अपर्दन क्या है? सन 18 ये अलग है अपर्दन, ये सामान्य अपर्दन भी अलग है। एक समझने के लिए मैंने मर्दा अपर्दन का उदाहरण लिया, लेकिन ये सामान्य अपर्दन चक्र है। इसको किस प्रकार लिखेंगे हम? किस प्रकार? सन 1899 में अमेरिका भूगोलवेत्ता विलियम मॉरिस डेविस ने सामान्य अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। पहले तो ये लिखेंगे इसमें कि सामान्य मर्दा अपर्दन चक्र का, सामान्य मर्दा अपर्दन फिर भी मर्दा आता है दोस्त, ये मर्दा क्यों आ रहा है? सामान्य अपर्दन चक्र क्या है? तो सामान्य अपर्दन चक्र की शुरुआत, इसका प्रतिपादन, इसकी खोज किसने की थी? इस संकल्पना की खोज है वो भूगोलवेत्ता है कोई, विलियम मॉरिस डेविस ने की थी। विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा सामान्य अपर्दन चक्र की खोज की, किसके द्वारा? विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा की गई, का प्रतिपादन किया गया। डेविस के अनुसार पृथ्वी की सतह पर स्थलाकृतियों का निर्माण विकास ऐतिहासिक क्रम में होता है दोस्तों। डेविस के अनुसार विलियम मॉरिस डेविस के अनुसार पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी की जो सतह है, इस पर स्थलाकृति का निर्माण, स्थल की आकृति है, जो धरातल की आकृति है, उसका निर्माण एवं विकास ऐतिहासिक क्रम में होता है दोस्तों। उसके विकास के हिसाब से, यानी कि जो धरती पर चीजें आपको दिखाई दे रही है, जैसे कोई उबड़ खाबड़ भूमि थी, उसको एक विकसित अवस्था में कोई आया और उसे अपने हिसाब से एक समतल भूमि के ढलान में बांट लिया दोस्तों। इस प्रकार यानी कि एक विकसित ऐतिहासिक क्रम के साथ में स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पृथ्वी पर अंतर्जात वन नवीन भूम्याकारों का निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर अंतर्जात वन नवीन भूम्याकारों का निर्माण करते हैं। बाह्य अपर्दनकारी शक्ति तत्काल उन्हें समाप्त करने लग जाती है। इन दोनों अपर्दन संघर्ष चलता रहता है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाह्य अपर्दनकारी शक्तियां तत्काल, बाह्य अपर्दनकारी शक्तियां, बाहर की जो बाहरी अपर्दनकारी हास करने वाली शक्तियां हैं, उसे तत्काल उसी समय उसे समाप्त करने लग जाती है। इस दोनों में अनवरत संघर्ष होना है। इस दोनों में एक तो बाह्य संघर्ष और इसकी शक्तियों में तत्काल उसे समाप्त करने में लगी है, यानी इन दोनों शक्तियों, बाह्य और अपर्दनकारी शक्तियां हैं, इन दोनों शक्तियों में संघर्ष चलता रहता है। अतः विषमताओं युक्त
भाग, विषमता युक्त भाग को समतल प्राय मैदान में बदल दिया जाता है। विषमता युक्त, जो कि विषमता यानी कि जिस पर हम न तो फसल उगा सकते हैं, न ही उसमें से पानी निकाल सकते हैं, या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह खोल सकते हैं। यदि पानी की व्यवस्था है, कुछ ऐसी व्यवस्था मिल जाए वहां पर, वातावरण की दृष्टि से जिस स्थान पर व्यवस्था मिल जाती है, तो वहां पर हम कुछ न कुछ व्यवस्था, फैक्ट्री लगा देते हैं, या फिर किसी गृह निर्माण कार्य को सौंप देते हैं, या फिर ऐसी कोचिंग व्यवस्था भी खोल सकते हैं। ऐसी उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि ऐसा कोई भूमि पड़ी है, यानी विषमताओं युक्त, जिसमें न तो पानी की कमी है, वृक्षों की कमी है, और उस मृदा में उन तत्वों की भी कमी है जो फसलों के लिए अति आवश्यक है। यानी कि वहां पर हम कृषि भी नहीं कर सकते, और वहां पर वनस्पति नहीं होगी। जिस स्थलाकृति में वनस्पति नहीं होगी वहां पर हम रह भी नहीं सकते दोस्तों। तो उन विषमता युक्त भाग समतल प्राय मैदान में बदल दिया है। उसको, उन भाग को जिसमें कोई उपयोगिता नहीं होती है, उसको मैदान में बदल दिया जाता है। अतः अपर्दन चक्र वह अवधि है, अपर्दन का चक्र वह अवधि है तथा अवस्थाओं को सम्मिलित रूप अपर्दन चक्र वह अवधि है तथा अवस्थाओं का सम्मिलित रूप है जिनमें ऊंचा उठा हुआ भाग, जिसमें क्या होता है, ऊंचा उठा हुआ भाग अपक्षय अपर्दन द्वारा समतल प्राय मैदान में बदल दिया जाता है। दोस्तों, सामान्य अपर्दन चक्र वह चक्र है जिसमें अपर्दन चक्र वह अवधि है, वह चक्र है तथा अवस्थाओं का सम्मिलित रूप है, वह चक्र और अवस्थाओं का वह रूप है जिसमें, यानी इस सामान्य मृदा अपर्दन के अंतर्गत ऊंचा उठा हुआ भाग, जो भी भूमि का ऊंचा उठा हुआ भाग अपक्षय तथा अपर्दन द्वारा समतल मैदान में बदल लिया। ये उबड़ खाबड़ भूमि को समतल अपर्दन या फिर मैदान में बदलिए। ऊंची उबड़ खाबड़, यहाँ पर क्या उठा हुआ भाग, यानी उठा हुआ भाग, उबड़ खाबड़ भूमि को समतल मैदान में बदल दिया जाता है। डेविस ने इसे सामान्य अपर्दन चक्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक बार पुनः इसको ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2014 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, अति इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आप इसको समझिएगा कि 22वां सवाल है, सामान्य अपर्दन चक्र वह चक्र है जिसमें उबड़ खाबड़ भूमि को समतल कर दिया जाता है। किसकी सहायता से? ये लिखा हुआ अपक्षय और अपर्दन के द्वारा उबड़ खाबड़ भूमि को समतल मैदान में बदल दिया जाता है। इस अवस्था को सामान्य अपर्दन चक्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, और व्याख्या को लंबा करके लिखने के लिए आप इसको वीडियो को दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं कि किस प्रकार हम इसको लंबा करके पेज भरने की बात आती है। दोस्तों, 23वां सवाल है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी अति इंपॉर्टेंट 2014 के एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों, बार बार 14 के एग्जाम आप सभी के सामने पेश हो रहे हैं। दोस्तों, इसका कारण क्या है कि 2023 के एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि अति इंपॉर्टेंट सवाल है, और आप सभी जानते भी है कि पुराने सवाल अभी आते हैं, पहले एग्जामों में पूछे गए सवाल है वो दोबारा भी आते रहते हैं, तो इसलिए ये भी अति इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। दोस्तों, फर्स्ट ईयर के लिए अपने फर्स्ट ईयर वालों सुन लो कि इसमें ज्वालामुखी का सवाल आप सभी के एग्जाम में आ जाए। ज्वालामुखी पृथ्वी पर सेट कर लेता हूँ। ज्वालामुखी वो पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है। दोस्तों, ज्वालामुखी क्या है? ये पृथ्वी पर एकदम अचानक से होने वाली घटना है, जिससे भूतल पर अचानक विस्फोट हो जाता है। दोस्तों, ये जब ज्वालामुखी की अवस्था आती है तब पृथ्वी पर ये अचानक होती है, और इसके अचानक आने से भूतल यानी पृथ्वी का जो तल है, हमारी जमीन है, वहां पर अचानक विस्फोट हो जाता है। दोस्तों, अचानक विस्फोट हो जाता है, जिसके द्वारा लावा निकलता। लावा क्या होती है? जब हम लावा को हम समझते हैं, ये लावा शब्द का अर्थ क्या है कि जब हम लोहे को गलाते हैं, जब लोहे को हम गर्म करते हैं, तब वो लाल लाल एक पानी के रूप में बहने लगता है। आपने वीडियो में देखा होगा, फेसबुक पर बहुत बार देखा होगा, ऐसे वीडियो आते रहते हैं जिसमें क्या होता है कि लोहे को गर्म किया जाता है और लोहा बहने लगता है, लाल लाल कलर के रूप में, पानी के रूप में बहने लगता है, उसे ही लावा कहते हैं। और लावा पर्वतों के नीचे गर्मी के कारण लावा, पर्वतों के नीचे जो जमीन होती, पत्थर होते, वो भी गलकर चलने लगते हैं। दोस्तों, तो उसे लावा, पृथ्वी, जिसके द्वारा लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। दोस्तों,
जमीन में से गर्मी के कारण लावा के रूप में गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं और भाखर का निर्माण करते हैं। इन सभी वस्तुओं का विकास एवं प्राकृतिक नली द्वारा होता है दोस्तों। इन सभी वस्तुओं का विकास है, यानी कि ये ज्वालामुखी का विकास है, प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा होता है, जिसे निकास नलिका कहते हैं। जिसे निकास नलिका कहते हैं, यानी कि जहां से भी ये लावा निकलता है, जमीन के जिस भाग से भी ये लावा निकलता है, उस भाग को निकास नली यानी बाहर निकालने की नली के नाम से जानते हैं। लावा धरातल पर आने के लिए छिद्र बनाता लावा है, वो धरातल पर आने के लिए, जमीन में से लावा बाहर निकलने के लिए एक छिद्र बनाता है, जिसे क्रेटर के नाम से जानते हैं दोस्तों। लावा अपने विकर के आसपास जम जाता है। लावा अपने विकर के आसपास जम जाता है और एक शंकु के आकार का पर्वत बनाता है दोस्तों। लावा है वो अपने आसपास जम जाता है और एक शंकु के आकार का पर्वत बना लेता है दोस्तों। जब जमीन में से लार्वा निकलता है तब वो बाहर कंकड़ पत्थर के रूप में एक पर्वत का निर्माण कर लेता है, पर्वत की चोटी का निर्माण कर लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि पर्वतों का हमने जो भी पर्वत पठारों के बारे में हम जीके में पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार ये पर्वतों का निर्माण कहाँ से हुए? तो लावा, जमीन में से निकलने वाली लार्वा के द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। बड़े बड़े भाखरों का निर्माण किसके द्वारा होता है? आसपास, यानी जमीन के आसपास जम जाती है और एक शंकु के रूप में, यानी इस प्रकार शंकु कैसा होता है? शंकु इस प्रकार होता है, तो भाखर भी इस प्रकार, यानी शंकु के रूप में पर्वत बनाता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 120वां सवाल, अति इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से 2014 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। अति इंपॉर्टेंट सवाल है कि भू संतुलन का सिद्धांत क्या है? भू संतुलन, आपने यदि रेगुलर कॉलेज अटेंड की है तो आप जानते भी होंगे कि भू संतुलन क्या होता है। इसका सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर क्या है कि भू संतुलन इस पर बात करते हैं कि भूतल पर, हमारी पृथ्वी का जो तल है, जमीन है, उस भूतल पर पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, महासागर आदि पाए जाते हैं दोस्तों। अन्ना सागर झील, जयपुर में अनेक सारी झीलें हैं। हिंद महासागर है वो। जैसे कि झीलों के बारे में बात करें, झीलों की नदी उदयपुर की बात करें, जहाँ जहाँ भी झीलें हैं वो कहाँ पर है? जमीन पर तो बनी हुई है दोस्तों। तो जमीन पर बनी होने के कारण पर्वत पठार कहाँ पर बने होते हैं? जमीन पर। मैदानी झीलें कहाँ पर होती है? पठारों पर। और महासागर कहाँ पर होते हैं? सॉरी दोस्तों, क्या बोल रहे हैं हम? पर्वत पठार जमीन पर स्थित होते हैं, आप सभी जानते हैं। झीलें जमीन पर स्थित होती है, आप सभी जानते हैं। महासागर जमीन पर उपस्थित होते हैं। कहाँ पर? जमीन पर बने होते हैं, पाए जाते हैं, जिनके कारण ये पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जिनके कारण ये सभी जमीन पर उपस्थित होने के कारण आकार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है दोस्तों। पर्वत हैं वो एकदम शंकु के आकार के होते हैं, और झीलें होती है वो एक तालाब के रूप में होती है। महासागर है वो एक बड़े तालाब के रूप में होती है। इस प्रकार ये आपस में एक भिन्नता, यानी इनमें से क्या पाया? अंतर पाया जाता है। फिर भी ये आकृति भूतल पर स्थित है दोस्तों। फिर भी ये आकृतियां हैं, एक शंकु का आकार है, एक तालाब के जैसी आकृतियां, ये सभी ये अलग अलग होने के कारण भी ये भूतल पर स्थित है। इस प्रकार ज्ञात होता है, इससे ये ज्ञात होता है कि ये आकृति एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित है दोस्तों। इस प्रकार ये ज्ञात हो जाता है कि ये एक निश्चित नियम के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित है। ये आकृतियां निश्चित नियम के अनुसार संतुलित है। वर्तमान स्वरूप में रहना ठीक होता है। वर्तमान स्वरूप में रहना ठीक होता है। जब कभी इस संतुलन में परिवर्तन होता है, जब इस प्रकार के परिवर्तन में संतुलन होता है, तो भयंकर हलचल तथा जब कभी इस संतुलन में परिवर्तन होता है, जब पर्वत, पठार, सागर, समुद्र, इनमें जब परिवर्तन हो जाता है तो भयंकर हलचल मच जाती है। ऐसे जमीन धूजने लगती है, कंपन करने लगती है, हलचल मच जाता है, भू परिवर्तन होता है, भूमि में परिवर्तन होता है। इस प्रकार परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्र यथा पर्वत, पठार, मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों तथा झीलें, समुद्र आदि में भौतिक तथा यांत्रिक स्थिरता भी भूदशा, संतुलन की दशा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जब जमीन पर उपस्थित पर्वत, पठार, झीलें, महासागर, पेड़ पौधे, वृक्ष, जमीन सभी के सभी उथल पुथल हो जाती है, यानी कि उसमें परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन की अवस्था में जैसे कि कोई गहराई में उपस्थित है, क्षेत्र है, कोई झीलें हैं, इनमें जब भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को
स्थिरता को भू संतुलन की दशा के नाम से जानते हैं। जब ये सभी भौतिक और यांत्रिक स्थिरता होती है, जब इसमें भौतिक और यांत्रिक यानी पर्वत पठारों में भौतिक और यांत्रिक जब स्थिरता होती है, तब इन स्थिरता के कारण इस दशा के नाम से जाना जाता है। इसे संतुलन दशा के नाम, यानी ये आपस में संतुलन बने रहते हैं। अर्थर होम्स के मतानुसार भू संतुलन वह स्थिति है अर्थर थॉम्स के अनुसार संतुलन वह स्थिति है जिसके द्वारा धरातल के विभिन्न विषम तल पर जो पर्वत पठार मैदान फैले हैं ये सभी पैमाने पर भूतल के ठीक नीचे संतुलन में पाए जाते हैं। दोस्तों इसके अनुसार यह है कि धरातल पर जो भी पर्वत पठार मैदान जो भी स्थित है उसके द्वारा धरातल पर विभिन्न प्रकार के पठार मैदान फैले हुए ये सभी बृहद पैमाने पर भूतल के ठीक नीचे प्राय संतुलित अवस्था में स्थित है। दोस्तों इसकी बात ये अगला है, आप समझ गए यानी भू संतुलन। आपको एक बार पुनः समझा लेता हूँ, अति इंपॉर्टेंट सवाल है। भू संतुलन यानी पृथ्वी पर जो भी चीजें उपस्थित है वो आपस में संतुलित है। पेड़ की जगह है, पादप की जगह है, पठार की जगह है, समुद्र की जगह, यानी आपस में संतुलित अवस्था में उपस्थित होने के कारण इसे भू संतुलन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगला है 25वां सवाल आप सभी के सामने पेश हो रहा है। 25वां सवाल क्या कह रहा है, अनाचदान को परिभाषित कीजिए। दोस्तों आप चैनल पर पहली बार है, आपको बार बार याद दिलाता रहता हूं, पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अंत तक भी बने रहिएगा। अनाचदान को परिभाषित करना है। मोटे तौर पर चेलों को तोड़ मरोड़ कर धरातल को समतल बनाने की प्रक्रिया को अनाचदान कहते हैं। दोस्तों अनाचदान इस शब्द से अर्थ क्या है, यानी कि अनाचदान क्या होता है कि मोटे तौर पर सेलों यानी कि पहाड़ों को तोड़कर मोटे तौर पर देखा जाए तो कि पहाड़ों को तोड़कर या फिर मरोड़कर धरातल को समतल बनाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि पहाड़ों को तोड़कर जब समतल बनाया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को अनाचदान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अनाचदान के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसको हम मॉन्क हाउस के शब्दों में, मॉन्क हाउस कोई विद्वान होगा तो इस मॉन्क हाउस ने क्या कहा कि अनाचदान है जो पर्वतों के उखाड़ने की प्रक्रिया है और समतल भूमि बनाने की प्रक्रिया बनी। पर्वतों को तोड़ मड़ोड़ कर एक समतल भूमि उस पर बनाने, पर्वतों पर तो यदि पर्वतों के ऊपर की ऊंचाई एकदम तीखी यानी कि वहां से शंकु का आकार, इस प्रकार शंकुकार, तो उस शंकु के आकार को छोटे छोटे आकार बहुत सारे होते हैं, पर्वत इस प्रकार के होते हैं। तो इस छोटे छोटे आकार के ऊपर की चोटियां को तोड़कर एक समतल भूमि का, पहाड़ों के ऊपर भूमि का निर्माण किया जाता है। तो इस अवस्था को अनाचदान के नाम से जानते हैं। लेकिन मॉन्क हाउस ने क्या कहा कि मॉन्क हाउस ने में उन सभी साधन के कार्य सम्मिलित हैं, इस अनाचदान में उन सभी साधनों के कार्य सम्मिलित है जिसके द्वारा पृथ्वी तल के किसी भी भाग का अत्यधिक विनाश, अपक्षय, हानि होती। दोस्तों इस अनाचदान में यानी पहाड़ों को तोड़ने में उन साधनों को भी सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा पृथ्वी तल के ठीक उसी भाग का अत्यधिक विनाश, अपव्यय, हानि होती है। इस अपार विनाश से पदार्थ एवं एक दूसरे स्थान पर निक्षेपित हो जाता तथा जिसके द्वारा परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। अपक्षय तथा अपर्दन अलग अलग क्रिया है पर दोनों साथ साथ भी होती है। दोस्तों अपक्षय और ये अपर्दन दोनों अलग अलग क्रिया होती है। अपक्षय तो क्या होता है कि जब पहाड़ों का निर्माण हो जाता है तो उसका अपक्षय होता है, यानी कि उसका अपर्दन हो रहा है, यानी कि उसको तोड़ा जा रहा है, उस पर भूमि बनाई जा रही है, यानी पहाड़ों के निर्माण के बाद में उसको तोड़ा जा रहा है, यानी एक दूसरे के ये साथ साथ भी होता रहता है। इस प्रकार है दोस्तों अनाचदान की प्रक्रिया आप समझ गए होंगे कि पहाड़ों पर समतल भूमि का निर्माण करना। दोस्तों 26वां सवाल आप सभी के सामने पेश हो रहा है, भ्रंश क्या है? दोस्तों अति इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे छोटे छोटे सवाल एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। 2014 के एग्जाम के सवालों का अध्ययन चल रहा है। दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण सवालों का कंटेंट हो सकता है। दोस्तों एक मैं आपको आइडिया बता लेता हूं कि भ्रंश के बारे में, या फिर ऐसा ही कोई, ये भू संतुलन का सवाल था। ये कौन सा? भू संतुलन का सवाल था कि भू संतुलन क्या होता है। तो इससे भू संतुलन के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो मान लो कि भू संतुलन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, तो भी ये है कि भू संतुलन की कोई अलग, आपको वैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे तो आप जानते भी होंगे कि इसमें एक अलग टाइप का प्रश्न किस प्रकार बन सकता है। तो उस प्रश्न में ये भाषा आप लिखेंगे, ये आंसर लिखेंगे तो आपको आधे नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आधे तो देगा ही।
दोस्तों सामान्य जानकारी आप भू संतुलन की लिख दे रहे हो और वो नंबर नहीं देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों। हर प्रश्न ऐसा नहीं है कि हर प्रश्न सेम आए, लेकिन उससे संबंधित आ सकता है दोस्तों। अतः ये वन वीक सीरीज को पढ़ना अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार भ्रंश, जब भूपटल पर किसी एक स्थान से संपीड़न होता है, जब भूपटल पर जमीन का जो पटल है उस पर किसी एक स्थान में संपीड़न होता है, किसी एक स्थान में संपीड़न होता है तो दूसरे स्थान में तनाव उत्पन्न होता है। जब आपको इसको कैसे समझाएं, जब हम किसी क्षेत्र को इस प्रकार, ये पेज ही है, इसको हम ऐसे करेंगे, यानी कि जब किसी संपीड़न का अर्थ होता है दबाना, ठीक है, ऐसे पिचकना, ठीक है। तो जब किसी निश्चित क्षेत्रफल किसी एक स्थान में जब संपीड़न होता है, यानी कि ऐसे होता है, यानी 20 में से दोहरा हुआ, ये दोहरा हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर खिंचाव बना और यहाँ पर दोहरा उत्पन्न हुआ, समझ गए होंगे। तो एक दूसरे स्थान पर तनाव, यहाँ पर दोहरा लेकिन यहाँ पर, और यहाँ पर तनाव, यहाँ पर और यहाँ पर तनाव लेकिन यहाँ पर दोहरा। जब किसी स्थान से उसको संपीड़ित किया जाता है यानी दबाया जाता है, तो इधर से और इधर से खिंचाव लगेगा लेकिन बीच में दोहरा बन जाएगा। इस प्रकार आपको समझाने के लिए, ओके। ये जमीन की बात हो रही है यहाँ पर, किसी भूपटल पर जमीन की बात हो रही है, ठीक है, मैंने पेज पर समझाइए। जब भूपटल पर किसी एक स्थान में संपीड़न होता है तो दूसरे स्थान में तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अभी हमने समझ लिया संपीड़न के कारण, जब संपीड़न होता है तो संपीड़न के कारण भूपटल पर वलन, संपीड़न के कारण भूपटल पर वलन, ये वलन बना कि नहीं बना, ये वलन और तनाव के कारण, इस वलन और इस तनाव के कारण भ्रंशन की उत्पत्ति होती है दोस्तों। उस वलन और तनाव के कारण किसकी भ्रंशन की उत्पत्ति होती है। जब किसी क्षेत्र में कार्यशील उदग्र शक्ति, और क्षैतिज प्रतिबल में अंतर होता है, जब किसी क्षेत्र में कार्यशील उदग्र शक्ति और उस क्षैतिज बल के में अंतर होता है तो भ्रंशन का निर्माण होता है। क्षैतिज प्रतिबल भूपटल पर तनाव, क्षैतिज प्रतिबल है वो भूपटल पर तनाव तथा संकुचन के कारण उत्पन्न होता है। भूपटल पर तनाव पड़ने पर चट्टानें फैलती है। भूपटल पर जब तनाव पड़ता है तो चट्टानें फैलती है दोस्तों। भूपटल पर तनाव पड़ता है तो वो चट्टानें फैलती है, और जब तनाव शक्ति चट्टानों की सहवन शक्ति से अधिक हो जाती है तो मुड़ने के स्थान पर चटक जाती है। दोस्तों इस लाइनों का अर्थ आपको समझा लेता हूं कि ये क्या कह रहा है कि जब भूपटल पर तनाव पड़ने पर, जब भूपटल पर तनाव पड़ता है, यानी कि जब भूपटल पर तनाव किस प्रकार पड़ेगा, तनाव किस प्रकार, ये भूपटल पर संपीड़न हो रहा था, ये भूपटल पर संपीड़न हो रहा है, तो अब यूं होगा, तो ये पहाड़ है तो पहाड़ भी फैलेगा, इसका अर्थ यही है। भूपटल पर तनाव पड़ गया, यहाँ पर तनाव पड़ रहा है, देखो यहाँ पर तनाव पड़ रहा है तो चट्टानें फैलती है, तो चट्टानें साथ साथ में फैलेगी, और जब ये चट्टानें सहवन शक्ति से अधिक हो जाती है तो मुड़ने से चिपक जाती है, यानी कि ये ऐसे दबेगा तो वो चटक जाती है यानी चिपक जाती है। कभी कभी चट्टान में तनाव इतना अधिक हो जाता है, जब कभी कभी चट्टान में तनाव इतना अधिक हो जाता है, आकस्मिक हो जाता है कि वे न तो केवल टूटती है वरन इधर उधर खिसक जाती है। दोस्तों जब तनाव, जमीन पर तनाव पड़ने के कारण चट्टानें इधर उधर खिसक जाती है, ओके, उस संपीड़न के कारण, ठीक है। और जब चट्टाने को तोड़ मरोड़ कर वह सतह जहां चट्टान में अपेक्षाकृत गति होती है, अतः चट्टानों में तोड़ मरोड़ कर वह सतह जहां चट्टानों में अपेक्षाकृत गति होती है तथा विस्थापन होता है, भ्रंश कहलाते हैं। चट्टानों में तोड़ मरोड़ की वह सतह, चट्टानों के तोड़ मरोड़ की वह सतह जहां चट्टानों में अपेक्षाकृत गति तथा विस्थापन होता है, भ्रंश कहलाता है। दोस्तों ये विस्थापन और गति क्या होता है, जब चट्टानें या तो यूं जमीन होती है या फिर यूं जमीन होती है, ठीक है, तो यूं और यूं जमीन होती है तो पहाड़ों, जमीन पर पहाड़ भी वो भी यूं होगा। यदि जमीन यूं हो रही है तो पहाड़ भी यूं होगा। मैं समझा रहा हूँ आपको कि जमीन यूं हो रही है तो पहाड़ भी यूं हो रहा है, ठीक है। तो जब कभी कभी तो जमीन यूं होती है ना, तब पहाड़ आधे पहाड़ इधर चले जाते हैं और आधे पहाड़ इधर चले जाते हैं। तो पहाड़ों के इधर उधर खिसकने की प्रक्रिया
देखो, चट्टानों के तोड़ मरोड़ की, जब चट्टानों की तोड़ मरोड़ होती है कि वह सतह जहां चट्टानें अपेक्षाकृत अधिक गति करती है, ऐसी कहां पर, जहां पर ऐसा संपीड़न हो गया है कि वहां पर चट्टानें इस प्रकार हो गई है, तो उस क्षेत्र को भ्रंश क्षेत्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। उस क्षेत्र को भ्रंश क्षेत्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। भ्रंश क्या है, सवाल यही है ना कि चट्टानों का इधर उधर खिसकना जमीन के संपीड़न के कारण, कुछ है ही नहीं। होम्स के अनुसार, एक होम्स है विद्वान, जिसके अनुसार भ्रंश वह विभंजित धरातल है जिसके विरुद्ध चट्टानें अपेक्षाकृत ऊपर नीचे हो गई होती। भ्रंश सतह वह सतह होती है जहां पर चट्टानें ऊपर नीचे हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, भ्रंश। ओके, इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लेना। 2014 में पूछा गया था, आपके 2023 में भी पूछा जा सकता है। अत्यंत इंपॉर्टेंट दोस्तों सवाल है। 27वां सवाल देखते हैं। वायु के अपरदन से निर्मित विभिन्न स्थलाकृति के नाम लिखिए। वायु के अपरदन से संबंधित विभिन्न स्थलाकृतियों के नाम। वायु का अपरदन किन किन कारणों से होता है, उन स्थलाकृतियों के नाम लिखने हैं। वायु के अपरदन के कार्य द्वारा निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। वातगर्त, चत्रगारा, न्यूजन, यारडांग, पाषाण जालक, इंसेलबर्ग, डिगांटर या वायु क्रिस्टांस, भूस्तंभ या फिर डिमोइसल। दोस्तों, जब वायु का अपरदन होता है तो उससे निर्मित स्थलाकृति, जब वायु का अपरदन होता है, जब वायु का अपरदन होता है, वायु टूटती है, नहीं, मृदा का अपरदन होता है तब तो मृदा का ह्रास होता है, ठीक है। यदि मृदा जमी हुई है तो उसका ह्रास होगा था, यानी कि मृदा का अपरदन हो रहा है, ठीक है। तो ये वायु का अपरदन, जब वायु का अपरदन होता है, जब वायु इधर उधर हो जाती है, तब स्थलाकृतियों में दोस्तों जब वायु चलती है तो राजस्थान के जैसलमेर जिले और बाड़मेर जिले के सीमाओं पर दौरे हैं, वहां पर दौरे, यहाँ पर है तो कल वहां पर चलेंगे, परसों वहां पर चले जाएंगे। यानी कि वायु की जो अपरदन हो रहा है, वायु का जो अपरदन हो रहा है, तो उसमें स्थलाकृतियों में जो जो परिवर्तन आते हैं, वातगर्त, वातावरण के हिसाब से वातगर्त परिवर्तन होता है। सात्रक या फिर गारा परिवर्तन, ये सत्रक यानी एक स्थिति के हिसाब से जो परिवर्तन होता है। न्यूजन, यारडांग, पाषाण जालक, इंसेलबर्ग, डिग्रांग, ये क्या लिखा है, ड्रिगांटर या वायु सिस्टम, और भूस्तंभ या फिर डिमोइसल। दोस्तों, शब्द भी उस हिसाब के हैं। क्लास को रिपीट करके वीडियो को, इस सवाल को बैक खिसका के एक बार पुनः देख लीजिए। सवाल याद होने होंगे तो हो जाएंगे, बाकी अपने हिसाब से करते रहना। वीडियो के अंत तक बने रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में, अपने कॉलेज में पढ़ने वाले अपने दोस्त है, अपने यार है, उनको शेयर करना न भूले दोस्तों। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर, इस 1 वीक सीरीज को पढ़कर अत्यंत इंपॉर्टेंट सवालों को ऑनलाइन माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर करके मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए दोस्तों। अगली क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।